ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर से, विच इज़ इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंट। सो पहला आर्टिकल है इसमें माइनिंग के ऊपर। सो इसमें पहला टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। सो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसमें स्टेट्स को स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर जो फंड हम लोगों ने बनाया है वो सिर्फ माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए और किसी पर्पज़ के लिए रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल की ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट था। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है ये एस्टैब्लिश किया गया अंडर द MMDR एक्ट। फुल फॉर्म है इसका माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015। इसको अमेंड करके ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है बनाया गया था। और इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ बोला गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे माइनिंग के हो रही है यानी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे ये DMF बनाना है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब जो DMF है इसके अंडर एक फंड रहेगा और इस फंड में पैसा जो है वो आएगा इन माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। इन द सेंस कि जितनी भी कंपनीज जो माइनिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे हैव टू पे 30% ऑफ द रॉयल्टी। मतलब जो माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उससे 30% रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी और वो इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंदर जाएगी। और इसमें भी एक क्लासिफिकेशन ये है कि जो माइनिंग लीसेस 2015 से पहले दी गई हैं वो सब 30% रॉयल्टी पे करेंगी और जो पोस्ट 2015 है वो 10% जो लीज है अमाउंट का वो पे करेगी एज रॉयल्टी। और दोनों में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज 2015 से आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ऑक्शन बेस्ड लीजिंग होनी चाहिए जितने भी कोल माइंस है या कोल ब्लॉक्स हैं उनकी, राइट। इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, ये जो फंड बनेगा DMF फंड इसको मैनेज किया जाएगा बाय नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। याद रखना हर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो DMF है उसके लिए एक अलग नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट बनेगा और इसके थ्रू हम लोग ये जो पैसा आया है इसके अंदर ये यूज़ करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पॉपुलेशन। अब इसमें ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ भी हो सकते हैं या जो वर्कर्स थे जो कि अफेक्ट हुए हैं इस माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, राइट। ये इसमें याद रखने वाला है। फिर इसमें एक और एडिशन जो है वो है ये है कि जितना भी फंड आता है इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड के अंदर वो कभी लैप्स नहीं होगा। आप जानते हो जैसे फाइनेंशियल ईयर लैप का एंड होता है तो जितना भी पैसा बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स में रहता है, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती है उन सब में वो पैसा लैप्स हो जाता है। बट यहाँ पे ये पैसा जो है लैप्स नहीं होगा, तो ये याद रखना, ये दिस विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स, राइट। अब ये न्यूज़ आया क्यों था, क्यों सेंटर को ये गाइडलाइन देना पड़ा? बिकॉज रीज़न इसका ये था कि ऑल्दो रूल पहले यही चल रहा था कि इन्हें माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो काम है उसमें ही उस पैसे को यूटिलाइज करना है। लेकिन जब कोविड-19 आया था और जब देखा गया था कि सेंटर और स्टेट्स के पास फंड की थोड़ी कमी हो गई थी तो सेंटर ने डायरेक्शन दिया था कि MMDR एक्ट के अंदर ये जो DMF फंड है आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़, राइट। कोविड अब ख़त्म हो चुका है, अभी WHO ने भी रिसेंटली इसको जो पैंडमिक कैटेगरीज था उससे बाहर कर दिया। फिर भी बहुत सारे जो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह थे वो यूज़ कर रहे थे इसको फॉर अदर पर्पसेस, तो उनको रोकने के लिए ये बेसिकली गाइडलाइन जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। आई होप क्लियर हो गया होगा क्रोनोलॉजी इस गाइडलाइन का। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला कोई भी काम जो है इस DMF फंड के थ्रू जो करा जा रहा है उसके लिए एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता है, राइट। ये याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई अप्रूवल कोई सेंक्शन नहीं दे सकता है। जो भी सेंक्शन लेना है आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेना है MMDR एक्ट के थ्रू इस DMF को यूज़ करने के लिए, राइट। अब थोड़ा सा DMF के बारे में अगर हम और बात करें, ये जो DMF है इसके अंदर प्रिपेयर करना होगा 5 ईयर परस्पेक्टिव प्लान फॉर द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये जो परस्पेक्टिव प्लान है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान रहेगा उस एरिया को, उसको आप कैसे डेवलप करोगे। अब ये जो पर्सपेक्टिव प्लान है इसको बनाने के लिए एक बेसलाइन सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा DMF को, और ये कंडक्ट करने के लिए वो यूनिवर्सिटी या किसी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट, इसमें ग्राम सभा जो है या जो लोकल बॉडी है वो एड कर सकती है प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्सपेक्टिव प्लान। तो कीवर्ड याद रखना, मे कीवर्ड लिखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है कि वो करे। अगर स्टेक होल्डर्स को ऐसे लगता है कि इनकी इंक्लूजन से कुछ हेल्प हो सकता है तो उनको इंक्लूड कर सकते हैं, सो कीप दैट इन माइंड।
बाकी जो इससे गैप्स अगर नज़र आते हैं इस बेसलाइन सर्वे से, तो उससे हमारा जो प्रस्पेक्टिव प्लान है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द डीएमएफ फंड। अब थोड़ा सा एमएमडीआर एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे जितने भी मिनरल्स रिसोर्सेज हैं इंडिया में और जो माइनिंग लीजेज उससे दी जाती है रिलेटेड, सारा का सारा जो एक्टिविटी है वो इस एमएमडीआर एक्ट के अंदर ही होता है। सो ये एमएमडीआर एक्ट जो है 1957 का एक्ट था, और उसके बाद उसमें सक्सेसिव अमेंडमेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे। तो 2015 में हम लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगी, और उसके बाद नेशनल लेवल पे एक हमारे पास नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट रहेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी। अब ये एमएमडीआर एक्ट का जो 2015 का जो अमेंडमेंट था, उससे एक नई चीज़ और आई थी। सो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लाइसेंसेज। तो ये दो टाइप के जो लाइसेंसेज है हम लोग क्लब करके देने लगे थे। सो क्लब करने का मतलब ये था, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होता है एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस, कि आपको कोई मिनरल एक्सप्लोर करना है, आप माइनिंग नहीं करोगे, सिर्फ एक्सप्लोर करोगे। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस अलग से मिलता था, और फिर माइनिंग लाइसेंस जब एक बार आपको पता लग गया कि यहाँ पे माइनिंग हो सकती है, तो उसके लिए लाइसेंस अलग लेना पड़ता था। बट अब गवर्नमेंट ने उस प्रोविजन को हटा दिया है। अब सिंपली आप एक सिंगल स्टेज के अंदर ही ये दोनों लाइसेंस जो एक्वायर कर सकते हो, राइट। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की बात किया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही थी, उसमें ये चीज़ याद रखना कि एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी रहेगा अंडर दिस एमएमडीआर एक्ट, और इसके अंदर जो पैसा है वो रहेगा इक्वल टू, या कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर जो सम है उसका इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द रॉयल्टी पेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ एमएमडीआर एक्ट। सो सेकंड शेड्यूल में पूरा जो रॉयल्टी है कितना पे करना है किस रिसोर्सेज के ऊपर, वो सब सेकंड शेड्यूल में लिखा है एमएमडीआर एक्ट के, राइट। सो यहाँ पे एमएमडीआर एक्ट में एक क्लासिफिकेशन भी करा हुआ है मिनरल रिसोर्सेज का। सो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, मतलब पहले मैं एक बार बता देता हूँ। एक होता है मेजर मिनरल और एक होता है माइनर मिनरल। तो आप लोग बताइए, माइनर मिनरल और मेजर मिनरल में जुरिडिक्शन किसका लगेगा? क्या दोनों में सेंटर का लगेगा, क्या दोनों में स्टेट का लगेगा? एनीबडी? माइनर में स्टेट का लगेगा। करेक्ट। और करस्पॉन्डिंगली जो मेजर वाला है उसमें सेंटर का लगेगा। अब ये एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जैसे माइनर मिनरल का अगर कोई एग्जाम्पल देना, तो हम कह सकते हैं सैंड जो है वो एक माइनर मिनरल है, राइट। सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, और स्टेट जो है उसका जुरिडिक्शन होता है उसके ऊपर। इसके अलावा हमारे पास जो है मेजर मिनरल्स में आप ले सकते हो, गोल्ड ले लिया, आयरन ले लिया, ये सब मेजर मिनरल की कैटेगरी में आएंगे। सो यहाँ पे सेंटर का जुरिडिक्शन जो है वो लाई करेगा इनके ऊपर, राइट। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गोल्ड माइनिंग इन इंडिया। सो अभी बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है या परमिशन दे दिया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना, जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर पड़ता है। अब उसमें कितना गोल्ड रिजर्व का वैल्यू है ये हमारे काम का नहीं है, अनटिल अनलेस उसमें से निकलने नहीं लग जाता तब तक कोई काम का नहीं है, बस इतना बताना चाहिए एक रिजर्व मिला है। अब ये गोल्ड का जो माइनिंग है ये भी अगेन एमएमडीआर एक्ट के अंदर ही होगा। तो इसके अंदर जो मिनरल का जो कंसेशन है या जो मिनरल का एलोकेशन है ऑक्शन के थ्रू, वो भी ये एमएमडीआर 2015 के ही अमेंडमेंट से शुरू हुआ था। उससे पहले वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो लीजेस थे वो देते थे, और जिसमें देखा गया था कि कई बार करप्शन होता था। तो इसलिए अब ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एक ऑक्शन जो सिस्टम है वो लगा दिया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट बहुत सारे और भी एडिशन किए गए हैं इसके अंदर एमएमडीआर एक्ट के अंदर, बट ये हमारे लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा काम के नहीं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में। सो अगर हम बात करें गोल्ड रिजर्व की, सो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व की कैटेगरी में, रिजर्व की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसिंग स्टेट, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रिसोर्स। सो बिहार में सबसे ज़्यादा है, फिर है राजस्थान, फिर है कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल एंड फिर है आंध्रा। सो ओवरऑल अगर हम कंजम्पशन के टर्म्स में बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का आफ्टर चाइना। और ओवरऑल पिक्चर में बात करें तो 25% जो ग्लोबल गोल्ड का जो डिमांड है वो इंडिया में आता है, और आपको पता है इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है गोल्ड का, राइट। और इसके अंदर जो 89% जो है हमारा जो डिमांड है गोल्ड की, वो इंपोर्ट के थ्रू फुलफिल होती है। तो आप समझ सकते हो कितना हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ये बढ़ाता है, राइट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया था कॉल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एसजीबी नाम से हमने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इसी बीटी में पढ़ा हुआ है। सो वो डिफरेंट चीज़ है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है डिफरेंट चीज़ है। सो यहाँ पे आपको एक्चुअल गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड
से ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट मिलता है, राइट। सो ये याद रखना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसको कम करने के लिए लेके आते हैं गोल्ड के जो यूसेज है उसको। नेक्स्ट मेजर गोल्ड माइंस की बात करें तो हमारे पास ईस्ट सिंहभूम में है, रायचूर में है, चित्तूर में है और कोलार के अंदर। तो कोलार, आप KGF मूवी तो देखी है सभी लोगों ने, तो कोलार जो है वहाँ से आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक के अंदर ये माइन थी, राइट। नेक्स्ट 100% FDI अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन दिस सेक्टर। सो इनफैक्ट कोल वगैरह और इन सब सेक्टर में जो मिनरल्स है उन सब के लिए गवर्नमेंट ने अब 100% FDI अलाउ कर दिया, राइट। सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ और डेवलपमेंट देख लेते हैं गोल्ड से रिलेटेड। सो पहला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। सो इसी पीटी में हम लोगों ने ये काउंसिल पहले भी देखी थी, जहाँ पे RBI के बारे में या इन जनरल जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं उनके बारे में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये कहना था कि जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं सब लोग जो गोल्ड है उसका रिजर्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। और रीज़न ये था कि अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल इकोनॉमी में, और वहाँ पे लोग सेफ रिजर्व जो होता है उसमें ज़्यादा, या सेफ एसेट जो होता है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए सब सेंट्रल बैंक जो हैं ये परचेज कर रहे थे गोल्ड को, राइट। अब इनकी एक रिपोर्ट आती है, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। सो इसके अंदर पाया गया कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर है गोल्ड का इन द वर्ल्ड, और इंडिया का जो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी इंक्रीज हो गया है। बाकी अगर टॉप 10 रिफाइनिंग कैपेसिटी के टर्म्स में देखें तो टॉप 3 के अंदर चाइना, इटली और US आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का कई नंबर है। एनीवेज ये याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन UK के अंदर है। आगे चलते हैं, कोलार फील्ड्स। तो ये हम लोगों ने बात किया कर्नाटका के अंदर था, और एंशियंट टाइम से, इनफैक्ट जो एंशियंट इंडिया का टाइम से हम लोग इस कोलार गोल्ड फील्ड जो है उसमें से माइनिंग कर रहे थे गोल्ड की। अभी करंटली जो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड है जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो ऑपरेट कर रहा है KGF का जो माइन था उसको। ऑल्दो यहाँ पे माइनिंग ऑलमोस्ट वर्चुअली स्टॉप दी थी कई सालों से, लेकिन अब इसको रिवाइव करने की बात हो रही है। सो याद रखना, वर्ल्ड की डीपेस्ट गोल्ड माइन रहेगी ये कोलार गोल्ड फील्ड माइन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एक अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज किए रिगार्डिंग द मैंडेटरी हॉलमार्किंग। सो पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, गोल्ड का जो प्योरिटी स्टैंडर्ड होता है उसको हम मेजर करते हैं, या उसकी जो यूनिट है वो कैरेट होती है, ठीक है, कैरेट यूनिट होती है। सो व्हेन वी से 24 कैरेट गोल्ड वी मीन्स 100% प्योर गोल्ड। लेकिन इशू क्या रहता है 100% प्योर गोल्ड के साथ, क्या आप इससे कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते। और रीज़न क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है आपको पता ही है मेलिएबल और डेक्टाइल होता है। सो इसकी वजह से 24 कैरेट गोल्ड जो है ये सुटेबल नहीं है कोई ज्वेलरी बनाने के लिए, राइट। तो उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ है, या फिर कुछ अमेलगमेशन करना पड़ता है बाकी मेटल का। तो इसमें कॉपर या फिर जो सिल्वर है उसको मिलाया जाता है एज ए इम्प्योरिटी, राइट। सो अभी तक हमारे कंट्री के अंदर 3 कैरेट के स्टैंडर्ड चल रहे थे, विच वर 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है। ये 3 कैटेगरी थी, 14, 28 और 22। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है इसके अंडर ये 3 कैटेगरीज थी प्योरिटी ऑफ गोल्ड की, वो गिवन थी कि इसी में आप जो है ज्वेलरी बना सकते हो और फिर हॉल मार्क कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई, अगर ऐसा नहीं था कि किसी ने 20 कैरेट की कोई ज्वेलरी बना दी तो फिर उस पर बैन लगा देंगे या उसको जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसको हॉलमार्क के अंडर नहीं दिया जाएगा, राइट। सो हॉलमार्क के लिए ये 3 कैटेगरी ऑफ जो गोल्ड था उसी में ही दिया जा रहा था, तो ये याद रखना। अब हॉलमार्क क्या होता है, तो ये बेसिकली एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जो कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो देता है गोल्ड के लिए। तो इस हॉलमार्क के अंदर 3 सिंबल्स होते हैं जो पता होने चाहिए, 3 मार्क्स होते हैं जो किसी भी ज्वेलरी के साथ आते हैं टू चेक इट्स ऑथेंटिकेशन। तो पहला रहता है इसमें BIS स्टैंडर्ड मार्क, फिर है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, और फिर है एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जो हर ज्वेलरी के लिए यूनिक रहेगा। सो दिस इज द गोल्ड हॉल मार्किंग, ये याद रखना। अब जो नया जो नियम आए हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है उसके अंदर नए कैरेट्स ऑफ गोल्ड भी अब अलाउड है। वो क्या है, वो है 20, 23 एंड 24 कैरेट। तो ये याद रखना, ये नई कैटेगरी ऑफ जो गोल्ड की जो ग्रेडिंग है वो भी अलाउ कर दिया है इस हॉलमार्क के अंदर। सो टोटल अब हमारे पास 6 कैटेगरीज होगी, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है स्टील इंडस्ट्री। सो अभी रिसेंटली इंडिया ने टारगेट रखा है, मतलब अपना जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसका टारगेट डबल करने की बात की इन द नेक्स्ट 9 to 10 ईयर्स। तो अभी 154 मिलियन टन है, उससे हम बढ़ाकर 300 मिलियन टन पे हम इसे ले जाने की कोशिश करेंगे। सो अब बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया की। सो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया था जापान को, और अब हम केवल चाइना के पीछे हैं, राइट। और इंडिया जो है होम है टू द 5th हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर।
सो कोई मेरे को बता सकता है आयरन ओर की कैटेगरीज क्या होती हैं? व्हाट आर द कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ आयरन ओर? कोई एग्जांपल? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इज इट? करेक्ट, हेमाटाइट है और मैग्नेटाइट है। और दोनों में क्वालिटी ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा किस में है? हेमेटाइट। नोप, इट्स मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें भी देख लेना, बिकॉज ऐसी बेसिक चीज़ें यूपीएससी फंसा देता है। तो ये पता होना चाहिए। हेमेटाइट जो है उस मैग्नेटाइट जो है इसमें आयरन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर एक इशू रहता है स्टील सेक्टर के साथ कि हमें स्टील सेक्टर के अंदर कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम लोग, हाँ, जो इंपोर्ट है उससे फुलफिल करते हैं। और आपको पता है इंडिया के अंदर जो कोल है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का कोल है। सो यहाँ पे अब मेरे को कोल के टाइप्स भी बता दो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल दैट आर जनरली सीन? थ्रस्ट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस, bituminous, लिग्नाइट, lignite, peat, फिर हाँ पीट। करेक्ट। सो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है? anthracite, करेक्ट। तो ये चीज़ें याद रखना, एंथ्रासाइट जो है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, फिर बिट्यूमिनस है, और फिर लिग्नाइट है, और पीट जो है वो सबसे घटिया होता है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। सो इंडिया जो है ज़्यादातर कोकिंग कोल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से पूरी करता है, दिस इज यू मस्ट नो। फिर अगर ओवरऑल बात करें पर पर्सन या पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें स्टील की, तो बहुत कम है, बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन है और बहुत लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाते। फिर 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने अंडर द ऑटोमेटिक रूट, राइट, इन द स्टील सेक्टर, तो ये पता होना चाहिए। अब कुछ कैटेगरीज ऑफ स्टील की बात कर लेते हैं। तो पहला है स्पेशलिटी स्टील। तो ये जनरली कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग स्टील के लिए, जो कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर ही इस्तेमाल होता है। तो इसे स्पेशलिटी स्टील कहते हैं, नाम से पता लग रहा होगा। फिर है ग्रीन स्टील। तो ये ऐसा स्टील प्रोडक्शन है जिसके अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लो है, यानी इसके अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होता है। फिर है स्टील स्क्रैप। तो यहाँ पे जो स्टील का जो प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसे पिघला के ब्लास्ट फर्नेस में फिर हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, स्टील स्लैग। सो यूपीएससी ने 2020 के अंदर ये स्टील स्लैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर जो है आपको इस पॉइंट में पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि स्टील स्लैग का क्या यूसेज हो सकता है। सो ये कुछ ऑप्शन थे, एग्रीकल्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ये इसके एग्जाम्पल थे। सो स्टील स्लैग क्या होता है, या इन जनरल स्लैग होता क्या है? तो मेटलर्जी के अंदर जब आप कोई मेटल को मेल्ट करके उसे वापस फॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिलती है उसके साथ, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में होती है और जनरली मेटल के बाहर वो डिपॉजिट हो जाती है, जिन्हें निकालना ईजी रहता है बहुत सारे मेटल्स में। कभी कभी मुश्किल भी होता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का मेटल है और किस टाइप का स्लैग है। तो स्लैग जनरली इम्प्योरिटीज़ होती है, और ये इम्प्योरिटीज़ होती है सिलिकेट की, जो कि अलग एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बना देते हैं जब इन्हें मेल्ट किया जाता है, राइट, और बहुत इजीली निकाला जा सकता है वैसे तो। और इस स्लैग से फिर आगे, ऑल्दो मेटलर्जी के टर्म्स में ये एक इम्प्योरिटी है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन इसके रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर करेक्टिंग द सॉइल एसिडिटी। जो सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाता है उसको क्योर करने के लिए स्टील स्लैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में, या कंस्ट्रक्शन में, या सीमेंट प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर ग्रेड ऑफ सीमेंट, राइट। सो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं स्टील स्लैग के। फ्लाई ऐश और स्लैग दोनों सेम ही है ना? नहीं, फ्लाई ऐश इज अ डिफरेंट थिंग। फ्लाई ऐश इज रिलेटेड टू कोल, ठीक है। कोल की ये इम्प्योरिटी होती है जिसका साइज बहुत छोटा होता है। सो ये ऐसा फ्लाई ऐश होता है जो जनरली उड़ जाता है, जब कोल फायर होता है तो फ्लाई ऐश उड़ जाता है। सो इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए फ्लाई ऐश एक बहुत ही ट्रबलसम कंपोनेंट है कोल फायरिंग के अंदर, राइट। सो उसको हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू इकट्ठा करते हैं, और फिर उसका जो यूज़ है, जैसे हम यूज़ केस की बात करें तो वो सिमिलर हो सकता है कि उसे हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज़ करते हैं। फ्लाई ऐश की हम लोग सीमेंट बना सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बनती है फ्लाई ऐश की, या फिर इससे ब्रिक्स बन सकती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है लेकिन वेटलेस होती है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल ब्रिक। तो ये याद रखना, फ्लाई ऐश कोल से रिलेटेड एक इम्प्योरिटी है। यस मैम। हाँ, जैसे स्टील स्टील स्लैग एग्रीकल्चर में यूज होता है, फ्लाई ऐश भी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। जैसे हाँ, बट फ्लाई ऐश में एक चीज़ याद रखना, इसमें काफ़ी सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। सो वो भी एक कंपोनेंट है जो ध्यान रखना है इसमें, राइट। सो आगे देखो, पिग आयरन। तो पिग आयरन नाम से पता लग रहा है, जब हम कोई बोलते हैं ना कोई आदमी गंदा है तो हम उसको सुअर बोलते हैं। सो
ये भी आयरन का सबसे घटिया क्वालिटी है, ठीक है। तो आयरन के अंदर ओर होता है, और मतलब सबसे इम्प्योर रॉ फॉर्म जो होता है, उसके बाद उसको हम जब रिफाइन करते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेज पिग आयरन निकलता है। सो ये थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म होता है किसी भी ओर से, लेकिन अभी भी गंदा है, सो इसलिए पिग आयरन बोलते हैं इसको, क्योंकि पहले कीचड़ था, अब पिग पे आया है, और उससे आगे फिर इंसान बनेगा, ऐसा हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सो पिग आयरन जो है इसके अंदर कार्बन कंटेंट हाई होता है, 3.5 to 4.5% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्रिटल हो जाता है। तो आपको पता है कार्बन जो है वो एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, इसका होना उसके अंदर उसकी ब्रिटलनेस को बढ़ाता है, यानी उसको मेलिएबल नहीं बनाता है, उसकी जो मेलिएबिलिटी है उसको कम करता है, उसकी डक्टिलिटी को कम करता है। सो ये सब इश्यूज हैं पिग आयरन के साथ। सो इसको आगे रिफाइन किया जाता है और फिर स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसको बनाने में, स्टील को बनाने में कुछ और भी कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि निकल हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब भी यूज़ किए जाते हैं जो हाई ग्रेड स्टील है उसको बनाने में, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक डेवलपमेंट हुआ था रिसेंट स्टील स्लैग से रिलेटेड, जो हमें पता होना चाहिए। सो हमारा जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उन्होंने प्रोजेक्ट अरुणक के अंदर एक रेलवे रैक होते हैं जिसके ऊपर रेलवे जो पटरी होती है वो बिछाई जाती है, तो वो रेलवे रैक बनाए थे यूजिंग द स्टील स्लैग। तो याद रखना प्रोजेक्ट अरुणक था, इसके अंदर हम कनेक्टिविटी बूस्ट करें ईटानगर में। इसको बना कौन रहा है, तो इसको BRO बना रहा है। और ये वाला जो एग्जाम्पल था जहाँ पे स्टील स्लैग के रेलवे रैक बनाए गए थे, ये जॉइंट इनिशिएटिव था CSIR, टाटा स्टील और BRO का। सो ये चीज़ याद रखना। सो इतना ही है इसमें काम के लायक। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो विच इज़ द MSME सेक्टर। सो अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन फाइनेंस, दे प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट ऑन MSME। सो MSME का भी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज कर दिया, तो पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर है, दोनों को क्लब कर दिया गया है MSME कैटेगरी के अंडर। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं कि कोई जो MSME है वो माइक्रो होगी या स्मॉल होगी या मीडियम होगी। सो ये याद रखना, यहाँ पे एक रेशियो चलेगा 10:5 का, ठीक है। सो अगर हम माइक्रो में देखें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें 1 करोड़ का, जैसे ही हम लोग स्मॉल के अंदर जाते हैं तो ये 10 टाइम्स हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए 10 करोड़ का, ठीक है। और अगर हम मीडियम के अंदर जाते हैं तो यहाँ 5 टाइम्स हो जाता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे 50 करोड़ से लेस का। फिर टर्नओवर की बात करें, यानी कितना सालाना जो है वो पैसा कमाते हैं इन द सेंस कि कितना जो है सामान बेच दिया उन लोगों ने, वो टर्नओवर होता है। दिस इज नॉट द प्रॉफिट, माइंड यू, ये टर्नओवर डिफरेंट होता है, ये टोटल सेल जो होता है उसे टर्नओवर बोलते हैं। सो यहाँ पे जो टर्नओवर है ये लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। फिर जैसे ही आप स्मॉल में जाओगे तो आप 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ देखोगे, और फिर जब मीडियम पे आप जाओगे तो आप टर्नओवर जो है ये देखोगे 250 करोड़ से लेस, तो ये अगेन 5 टाइम्स हो रहा है। तो ये 10 और 5 का जो रेशियो है ये याद रखना, इससे आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे कि स्मॉल में कितना होना चाहिए, मीडियम में कितना होना चाहिए, बिकॉज ये जनरली जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, नंबर होते हैं, तो ये याद रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि 10 और 5 का जो मल्टीपल है वो चलता है इसके अंदर, ठीक है। अब स्टेटस की बात करें MSME सेक्टर की, तो ये कंट्रीब्यूट करता है 30% टू द GDP ऑफ द इंडिया, और 40% जो एक्सपोर्ट है, 48% एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के अंदर वो MSME सेक्टर करता है, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग GDP है उसको 45% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी कितना जॉब्स क्रिएट करता है ये प्रीलिम्स के हिसाब से काम का नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही एडहॉक टाइप के नंबर है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखते हैं MSME सेक्टर से रिलेटेड। तो पहला है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, SRI फंड। सो ये जो SRI फंड है इसके अंदर 5000 करोड़ जो है वो कमिट किए गए हैं फॉर द MSME सेक्टर। सो ये जो SRI फंड है ये एक सेबी का रजिस्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, और ये उसमें कैटेगरी 2 है। सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मैंने बताया था, ऐसा कोई फंड जो कि प्राइवेटली पूल्ड इंडिविजुअल जो है वो कहीं पे पैसे लगाने के लिए भी डालते हैं, तो इसके AIF बोलते हैं, तो ये याद रखना। सो इसको मैनेज कर रहा है ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को दो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, एक है NSIC वेंचर कैपिटल फंड और एक है SBI कैप वेंचर फंड। तो ये कंपनीज है जो कि इस फंड को मैनेज करेंगी, और इसके अंदर जितने भी MSME हैं उनको जो सपोर्ट करने का काम है उसको ये टेक केयर करेंगे इस फंड के थ्रू, राइट। सो ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है इसमें एक यूनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 टर्म्स पता होने चाहिए, मदर फंड और डॉटर फंड स्ट्रक्चर के तौर पे ये काम करता है। सो मदर फंड के अंदर ये करता क्या है, ये 20% फंड प्रोवाइड करता है टू द ओवरऑल कॉर्पस ऑफ द डॉटर फंड। डॉटर फंड मतलब किसी एक स्पेसिफिक
MSME सेक्टर के अंदर हम लोगों को जो पैसा अगर लगाना है तो उसके लिए SRI जो है ये 20% जो है उस जो भी कॉर्पस बनाया गया उसका जो फंड है उसको एलोकेट करेगा। बाकी जो 80% फंड है ये जो डॉटर है, ये डॉटर फंड जो है वो बाहर से जो कैपिटल है वो रेज करेगा। सो ये क्लियर रखना, मदर फंड 20% कैपिटल प्रोवाइड करेगा किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो ये जाएगा पैसा डॉटर फंड के लिए, और फिर डॉटर फंड बाकी जो 80% कैपिटल है वो बाहर से जो सोर्सेज है उनसे लेकर आएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ याद रखना सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज श्रीमन गाइडलाइंस, फुल फॉर्म है साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेंटेनेंस एंड नेटवर्क। सो ये हम लोगों ने साइंस एंड टेक पीटी में अच्छे से देखी थी, बट एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सो ये गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इशू करी थी और ये लागू होती हैं टू ऑल द पब्लिकली फंडेड रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखना, गवर्नमेंट जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रही है वहीं पे ही केवल ये गाइडलाइंस लागू होगी। और इसके अंदर हम लोग एक नेटवर्किंग क्लस्टर अप्रोच ले रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक या क्लस्टर सेंट्रल इंस्टॉलेशन फैसिलिटी डेवलप करें जिसके थ्रू जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि जो इक्विपमेंट है उनका रिडेंडेंसी ना हो। मतलब लेट्स से कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से कोई IIT हो गया, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है वो एक डिपार्टमेंट अपना अलग मंगा ले, फिर वही सेम इक्विपमेंट कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी डिमांड करने लगे। सो इस चीज़ को रोकने के लिए, रिडेंडेंसी को रोकना और जो इक्विपमेंट्स है उनका ऑप्टिमाइजेशन करना, इसके लिए एक क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी बनाई गई है। सो ये बेसिकली जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है या जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट से रिलेटेड उसको कम करेगा, साथ ही ऑप्टिमाइज करेगा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। सो बेसिक आइडिया यही है। और ये जो क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है ये टाइप करेगी इंडस्ट्रीज़ के साथ, स्पेशली द MSME और स्टार्टअप, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम लोगों ने इसे साइंस एंड टेक में पढ़ ही लिया था। सो ये याद रखना, श्रीमन गाइडलाइन जो है एसोसिएटेड है विद द पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो साइंस एंड टेक में एक और हम लोगों ने गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था, प्राइड गाइडलाइंस के बारे में। सो कोई बता सकते हैं कौन से सेक्टर से रिलेटेड था? एनीबडी? ठीक है, तो ये याद रखना, प्राइड गाइडलाइंस जो था ये बायोटेक से रिलेटेड था। सो ये गाइडलाइंस को बायोटेक प्राइड ही बोला जाता है। सो याद रखना, हम लोगों ने साइंस एंड टेक पीटी में ये देखा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ उद्यम पोर्टल। सो उद्यम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर बनाया गया एक पोर्टल है जिसके अंदर अभी रिसेंटली 1 करोड़ लैंडमार्क रजिस्ट्रेशन रिसीव हुए हैं। सो ये जो उद्यम पोर्टल है ये बेसिकली एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया था 2020 के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और इससे हम लोग जितने भी MSME हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू कुछ इंसेंटिव या बेनिफिट्स पाना चाहते हैं ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, उनको रजिस्टर करना होता है, राइट। सो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है क्योंकि आपको अगर बेनिफिट चाहिए तभी आप इसके अंदर रजिस्टर करो। सो इसके अंदर रजिस्टर करने के बाद आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है या एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और फिर आपका जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है विद द इनकम टैक्स डेटाबेस एंड द GST डेटाबेस। क्योंकि अगर आप कोई सामान बना रहे हो तो आप उसको बेचोगे तो उसके लिए आपको GST चाहिए। अब आप GST लोगे, सामान बेचोगे तो पैसा कमाओगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सो इसलिए इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया है क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव भी दे रही है ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे। सो इतना तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती है कि आप इनकम टैक्स पे हो, राइट। सो याद रखना, उद्यम पोर्टल MSME के अंडर आता है। हाँ, कोई बोल हाँ, रहा है? ये एक और इसी में हमने शायद देखा ग्रामीण उद्यमी करके, वो ट्राइबल स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। करेक्ट, इनफैक्ट अभी इसमें आगे आने ही वाला है शायद वो। तो ये याद रखना, कल के ही हम लोग उसमें देखा था ग्रामीण उद्यम पोर्टल। सो आगे देखो, नेशनल बोर्ड ऑफ MSME। सो ये नेशनल बोर्ड ऑफ MSME जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है उसी के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है, और ये जो MSME एक्ट है 2006 का उसके अंडर बनाया गया, यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस ये भी एंजॉय कर रहा है। सो इसमें नाम से आपको पता लग रहा है जितने भी MSME सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं या जो फर्म्स हैं उनको हेल्प करेगा और उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा ये बोर्ड। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेड्स के ऊपर, विच इज़ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। सो ट्रेड्स जो ये सिस्टम है ये बेसिकली बनाया गया था जितने भी MSME है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से या जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनसे कोई ट्रेड कर रहे हैं
उनका जो फाइनेंस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। सो कई बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होती हैं वो सामान उठा लेती थी इन एमएसएमई से, और बाद में पैसा बहुत लेट ले देती थी, तो इसलिए इनके ऊपर एक लिक्विडिटी क्रंच बन जाता था और ये अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड्स बनाया गया है। तो ट्रेड्स में क्या होता है, ट्रेड्स में एक बायर होता है, ठीक है, ये बायर है जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, और सेलर जो है वो एमएसएमई है कोई भी, ठीक है। सो लेट्स से मैंने सेलर हूँ मैं, और मैंने सामान बेचा गवर्नमेंट को, इन्होंने मुझसे सामान खरीदा लेकिन पैसा देने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। सो यहाँ पे आरबीआई आया, आरबीआई ने बोला मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा ट्रेड्स। सो ट्रेड्स पे क्या करो आप, आपने एक बिल जनरेट किया है, क्योंकि आपने कोई सामान बेचा है गवर्नमेंट एंटिटी को, तो आपने एक बिल जनरेट किया है। सो बिल जो है मेरे को दे दो, ट्रेड्स को दे दो। ट्रेड्स के अंदर फाइनेंसर बैठे हुए हैं, बहुत सारे बैंक्स बैठे हुए हैं आपको फाइनेंस देने के लिए, क्योंकि आजकल सबको पता है फाइनेंस करना या किसी चीज़ को फाइनेंस पे उठाना बहुत ईजी है, और इससे सबको प्रॉफिट होता है, बायर को भी प्रॉफिट होता है, सेलर को भी प्रॉफिट होता है, और फाइनेंसर को इस पर इंटरेस्ट मिल जाता है, तो उससे उसको फ़ायदा होता है। सो ट्रेड्स पोर्टल पे आप डालोगे, बायर यहाँ से अपनी कंसेंट देगा कि हाँ आप इसको आप किसी फाइनेंसर से इसके बदले पैसे ले सकते हो। सो आपकी कंसेंट से फाइनेंसर आपको पैसे दे देगा एमएसएमई को, और फिर जब बायर के पास पैसे होंगे तो बायर जो है एक इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद फाइनेंसर को वापस पे कर देगा। सो दिस इज हाउ द ट्रेड्स पोर्टल वर्क। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सो आगे चलते हैं, ये था ट्रेड्स। नेक्स्ट इज इंडियन बिजनेस पोर्टल। तो ये भी इनफैक्ट हम लोगों ने कल ही देखा था। तो यहाँ पे जितने भी एमएसएमईज है उनके लिए बेसिकली एक B2B हम लोगों ने डिजिटल मार्केट प्लेस बनाए हैं। तो ये फॉरेन एक जो इम्पोर्टर्स हैं, मतलब जो बाहर के लोग जो हम यहाँ से सामान खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से सामान खरीद सकते हैं, और ये जो एमएसएमईज हैं इनको हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग न्यू मार्केट्स जहाँ पे वो अपना जो सामान है उसको बेच सकते हैं। सो याद रखना ये दिस इज डेवलप बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द इंडियन बिजनेस पोर्टल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। Okay. So this is semiconductor industry in India. So ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो भी स्टैटिक पार्ट है वो हमें पता होना चाहिए. So recently just see related news is that MeitY has formed an advisory committee which is chaired by the Ministry of MeitY itself, and the outlay is around 76,000 crore for semiconductor mission. तो सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑप्शन में दे सकते हैं कि whether it's a good conductor of electricity or what. So we should know that it is not a very good conductor of electricity, but also it is not a very bad conductor of electricity also. Then it forms a basic electronic components such as diode, transistors, and many photovoltaic cells. Again, इससे related news ये थी कि हमारा जो solar PV module का जो mission था, तो India is at the 5th rank in solar photovoltaic cell production. Then ये जो industries which are dependent on semiconductor है वो बहुत ही diverse industries है. So we should know that automobile is very critical because Tata etc. जो companies थे उन्होंने गाड़ियों का production कम कर दिया था just because they didn't have semiconductors. Okay, then let's see the initiatives taken under the semiconductor manufacturing in India. First is Semicon in India program. So जिसके अंदर we are manufacturing the semiconductors display ecosystem in India. Then we have उसके अंदर there are 4 sub schemes. That is scheme for setting up semiconductor fabs in India, then display fabs in India. Then we have scheme for setting up of compound semiconductors, silicon photonics, sensor fab, and semiconductor assembly testing marking packaging, that is ATMP or OSAT facility in India. Then the next very important point, which is specific to semiconductor, that is design linked incentive scheme. Okay, which is related to chip design infrastructure support. and उसके अंदर ही this PDLI, that is product design linked incentive and deployment linked incentive, ये ऐसे 3 पार्ट पड़ते हैं उसके. The next is India Semiconductor Mission ISM, which has been set up as an independent business division within the Digital India Corporation. It will serve as the nodal agency for efficient and implementation of these schemes. And we have 100% FDI through automatic route in the semiconductor industry. Then these are 2 important funds
The first is MSIPS fund, that is Modified Special Incentive Package, and then there is Electronic Department Fund. So these both the money through these routes will be used for to boost the semiconductor industry. Then let's see other initiatives in semiconductor industry. So first is Program for Development of Semiconductors and Display. So 50% of the project cost will be provided to all the technology nodes under this the schemes of semiconductor fabrication and display fabrication. Next is manufacturing ecosystem in India. So 50% of capital expenditure under this scheme will be like we have seen this ATMP and OSAT facilities in India. Then we have supply chain resilience. So India adopted the US's joint statement of 2022 supply chain ministerial forum, कि जहाँ पे US ने बोला था कि we need to build this supply chain resilient supply chains so that we can absorb these shocks, global shocks like pandemic as well as like let's say Russia-Ukraine war and even to counter China's dominance. So India, Japan, and Australia have also launched this supply chain resilience initiative, that is SCRI, to counter China's dominance particularly. Then we have Northeast Capacity Building, that is NECB 2.0 project, which has been launched by Ministry of that is METI for overall upliftment of socio-economic status of Northeast citizens. So how will we do that? That is by IT education and skilling the citizens of Northeast. So इसकी implementing agency बहुत particular है, मतलब that is National Institute of Electronics and IT, that is in information technology. So दूर दूर तक skilling का कोई मतलब ऐसा मतलब when we look at the options, we might get confused. The next is technical textiles. So we should know what is technical textile. That is textile materials and products which used primarily for their technical performance and functional properties. So India shares nearly 6% of world market size of textile market, and penetration of technical textile in India is very low. That is 5 to 10% as opposed to 30 to 70% in advanced countries. And when it comes to textile and apparel industry overall, India is among the world's largest producers. India is also sixth largest exporter of textile and apparel in the world. Textile and apparel ये हम PLI में एक included sector है, just for the information. Then we have National Technical Textile Mission, NTTM, which will be implemented from 2020 to 2023 for 3 years. It has 4 components: research, export, marketing, and training skilling. Types of technical textile are not that important. Everyone is ending with the phrase of tech. Okay. So next is man-made fibers. So we should know that these are produced by combining polymers or small molecules of raw materials. So mainly petroleum-based chemicals के example है viscose, polyester, nylon. Natural fibers में cotton, jute, silk पता है हमें. The raw material for man-made fibers is purified terephthalate acid, PTA, and monoethylene glycol. So these are basic raw material. तो man-made fibers बनाने के दो methods है. First you can go by the organic route, कि जहाँ पे one way is to transform the natural polymer, and second is from the synthetic polymer. So like we have seen viscose. So viscose is by transforming the natural polymer. उसके दूसरे example भी है. And then other route, the polyester या फिर acrylic वगैरह, तो that is completely synthetic polymer. And then we also have inorganic route कि जहाँ पे कार्बन, सिरेमिक, ग्लास, मेटल ये भी यूज करते हैं मैनमेड फाइबर बनाने के लिए. So this is it. कूल है. सो याद रखना टेक्सटाइल सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एक स्कीम्स है जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहे. एक स्कीम थी मित्रा, तो फटाफट बता दो किस चीज़ से रिलेटेड थी मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम. वेरी गुड. टेक्सटाइल पार्क्स ये याद रखना, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे इससे. इसके अलावा साथी स्कीम थी इसमें जो स्किल बिल्डिंग है, जितने भी मिल वर्कर्स हैं उनके लिए ये स्कीम जो थी रन करी जा रही थी. सो ये कुछ बेसिक स्कीम पता होना चाहिए इसके बारे में. आगे चलते हैं. नेक्स्ट
आर्टिकल पे विच इज़ मेडिकल डिवाइसेस। सो अभी मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल नाम की एक रिपोर्ट जो थी वो राज्यसभा में पेश की गई थी। सो इसलिए ये डिवाइसेस वाला जो पार्ट है ये न्यूज़ में है। सो इंडिया में जो मेडिकल डिवाइसेस है दे आर डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्नोस्टिक हो गया, डेंटल प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें डेंचर, ब्रेसेस वगैरह आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स या प्रोस्थेटिक्स हो गए जैसे नकली टांग हो गया, या फिर कोई जो नी जॉइंट्स होते हैं वो हो गए। फिर है पेशेंट्स एड जिसके अंदर हेयरिंग एड, पेसमेकर्स वगैरह ये आते हैं। फिर है कंज्यूमेबल डिस्पोजेबल जिसमें इंजेक्शन, सिरेंजेस ये सब आ जाते हैं, राइट। सो इंडिया के अंदर ये जो मेडिकल डिवाइसेस है इन्हें 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सो 4 क्लासेस हैं बेसिकली। तो क्लास ए, बी, सी और डी ये क्लासेस रहते हैं, जिसमें से ए जो है लो रिस्क है, बी लो टू मॉडरेट है, सी मॉडरेट टू हाई रिस्क है और डी जो है हाई रिस्क है। मतलब क्या इस इक्विपमेंट को अगर सही तरीके से नहीं यूज़ किया तो हाई रिस्क हो सकता है। सो इसलिए रिस्क के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है। और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम जो लो रिस्क वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा कुछ इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं लगता है, उसमें हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, उसमें हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस है जिसमें आपके मेडिकल जो डिवाइसेस है CND कैटेगरी वाले, वहाँ पे हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 90% जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लगता है और वहीं हम लोगों का थोड़ा सा जो मैन्युफैक्चरिंग है डोमेस्टिक इन मेडिकल डिवाइसेस की वो थोड़ी ख़राब है, ठीक है। सो फोकस जो है हमारा C और D वाले पार्ट पे ज़्यादा रहेगा। सो अब बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन कैसे होता है इंडिया में। सो ये थोड़ा सा यूनिक है इस सेंस में, बिकॉज मेडिकल डिवाइसेस जो हैं इनको वैसे गवर्न तो हमारा जो CDSCO है विच इज़ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही गवर्न करता है लार्जली रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वो डील करता है इसके प्रमोशन, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से, राइट। सो जनरली हम लोग ड्रग्स के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस भी इसी के अंडर आ रखे हैं। इनफैक्ट ये पूरा मेडिकल डिवाइसेस का जो इकोसिस्टम है ये रेगुलेट होता है थ्रू द ड्रग्स अंडर द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है इस सेंस में कि ड्रग्स के लिए बनाया गया था, बट मेडिकल डिवाइसेस भी इसी के अंदर घुसा दिए हम लोगों ने, राइट। सो अभी रेगुलेटरी ज्यूरिडिक्शन की बात करें मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, तो एक तो हम लोगों ने देखा CDSCO है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा है। फिर जो स्टेट लेवल के ऊपर जितनी भी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है अपने स्टेट अथॉरिटीज़ की, वो भी इसके ऊपर अपना ज्यूरिडिक्शन होल्ड करती है। स्टेट के अंदर जो भी सेल है, इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब के ऊपर स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का रेगुलेशन रहता है। इसके अलावा NPPA है। सो कोई बता सकता है NPPA जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? NPPA मिनिस्ट्री ऑफ Chemical and fertilizers. ओके, और काम क्या है इसका? ड्रग प्राइस कंट्रोल। करेक्ट। सो याद रखना ड्रग्स प्राइसेस का जो मतलब ड्रग्स का जो प्राइस है वो एग्जॉर्बियंटली हाई ना हो जाए, इसको रेगुलेट करने के लिए हमने NPPA बनाया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंदर ही आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। अब ऑलराइट, सो अब ये जो क्लास C और D जो है ये CDSCO के अंडर आते हैं, और जो क्लास A और B मेडिकल डिवाइसेस है जो लो रिस्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलाउ कर रखा है कि जो स्टेट की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो उनको रेगुलेट कर सकती है। हाई रिस्क के लिए याद रखना CDSCO रहेगा, लो रिस्क के लिए स्टेट की अपनी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है वो उसका ध्यान रखेगी, राइट। अब कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, या इन जनरल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को लेके, वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, राइट। इसमें पहला जो है गवर्नमेंट ने अभी 100% FDI अलाउ कर दिया है इन द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर, 100% FDI है। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क एंड PLI स्कीम फॉर द फार्मास्यूटिकल। तो इसमें बल्क ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, वो आगे अलग आर्टिकल में भी देखेंगे हम लोग। और फिर एक ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक 2022 बिल लाने की बात हो रही है, जिसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे रखा जाएगा। अभी तो ये ड्रग्स
एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ड्रग्स के अंडर ही इसे रेगुलेट किया जा रहा है, बट आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाए। और इसके साथ हम लोग एक मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाएंगे जो कि हमें एक्सपर्टीज एडवाइस देगा मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट कुछ मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे अलॉन्ग द लाइंस ऑफ ड्रग लेबोरेटरीज इन द स्टेट्स और सेंट्रल लेवल, जो कि ट्रस्ट करती है किसी भी ड्रग का जो भी रोल आउट है उसको, ठीक है। तो CDS से उससे ही हमें फाइनल अप्रूवल मिलता है किसी ड्रग को इंडिया में यूज़ करने का, राइट। सो उसी के लाइंस पे हम लोग मेडिकल टेस्टिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं ताकि मेडिकल डिवाइसेस को भी हम टेस्ट कर सकें। इनफैक्ट आपको एक बहुत ही फेमस केस पता होगा मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड, जॉनसन एंड जॉनसन का एक हिप रिप्लेसमेंट का उन लोगों ने एक प्रोस्थेटिक बनाया, सॉरी प्रोस्थेटिक नहीं, वो हिप रिप्लेसमेंट के लिए एक उन्होंने एक जॉइंट बनाया था, बाद में वो ख़राब हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर पॉइजनिंग हो गई थी, राइट। सो शायद अगर हमारे पास एक मेडिकल टेस्टिंग सेंटर होता तो शायद वो चीज़ नहीं होता, बाद में उन लोगों को 2-3 करोड़ का कंपनसेशन मिला था, वो बात अलग है। बट एनीवेज उस टाइम तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्नी हुआ था और बहुत लंबा एक ट्रायल चला था जिसके बाद फाइनली उन्हें ये कंपनसेशन मिला है, तो ये एक केस स्टडी था। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बल्क ड्रग पार्क। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द बल्क ड्रग पार्क। सो ये बल्क ड्रग पार्क बनेंगे कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के अंदर बनेंगे अंडर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम। सो बल्क ड्रग आप समझ ही सकते हो कि नंबर ऑफ ड्रग्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। सो यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि हम एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिसके अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। सो इनफैक्ट आपको पता है जो कॉमन ये जो बल्क ड्रग पार्क्स होते हैं इनके अंदर कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं जो सभी को चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं API। API का कोई फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ API? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। करेक्ट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। तो ये ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो आपको किसी दवाई को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। सो ये चाइना जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है API का। इनफैक्ट इंडिया भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑल्दो आप जानते हो इंडिया कितना लार्ज स्केल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, और बहुत लार्ज स्केल में हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट वी आर द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल बाय वॉल्यूम, राइट। इनफैक्ट इसीलिए हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि हम एक तो वॉल्यूम पे बना रहे हैं और दूसरा चीप भी बना रहे हैं, राइट। सो वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, हम लोग ना वैल्यू की नहीं बात कर रहा, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि कितनी दवाइयाँ हमने सेल करी, राइट। सो उसमें थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया, लेकिन जो API है उसके लिए हम चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इसी डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है बल्क ड्रग पार्क बना रही है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो मल्टीपल जो फार्मा कंपनीज है इस पार्क के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं उसी एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर से, राइट। सो इस स्कीम के अंदर ग्रांट इन एड प्रोवाइड किए जाएंगे टू द स्टेट्स बाय द सेंटर टू अ मैक्सिमम ऑफ 1000 करोड़ पर बल्क ड्रग पार्क। तो ये चीज़ याद रखना, हर बल्क ड्रग पार्क को 1000 करोड़ रुपीज़ इसमें ऑफर किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस बल्क ड्रग पार्क। आगे चलते हैं, टॉय सेक्टर इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी 2-3 बार टॉयज़ का जिक्र किया है, सो इसलिए ये थोड़ा पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट या एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि हमारा जो इम्पोर्ट था टॉयज़ का वो रिड्यूस हो गया है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है टॉयज़ का वो बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो बाकी इसमें काम का नहीं है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें टॉय से रिलेटेड, जो काम का है वो ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉय कौन सी जगह से बिलोंग करता है, राइट। सो ट्रेडिशनल टॉयज़ के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है पंजाब। तो ये चनकना टॉयज़ है। तो ये एक टॉय होता है जो विसल के साथ आता है, जो छोटे बच्चों के लिए एक झुंझुना हम बोलते हैं ना, वैसा कुछ ये टॉय होता है। फिर है घुघू। तो ये एक रैटल बॉक्स होता है बेबीज़ के लिए। फिर है लट्टू, स्पिनिंग टॉप। फिर है हंडवई, ये किचन सेट होता है, ठीक है, जो बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं ना किचन सेट से। तो ये नाम है जो पता होने चाहिए बिकॉज ये ट्रेडिशनल टॉयज़ है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से हमारे पास है वुडन टॉयज़ ऑफ वाराणसी। फिर उड़ीसा से है संबलपुर टॉयज़ एंड पेपर मच्छी टॉयज़। तो ये याद रखना, पेपर मच्छी जो है उड़ीसा से टॉय का एक एग्जाम्पल है। फिर असम से है अशार खांडी टेराकोटा टॉयज़। तो टेराकोटा मतलब जो मिट्टी है उसको सन बेक करके हम लोगों ने टॉय बनाए हैं। तो अशार खंडी जो है असम से रिलेटेड है। फिर है मणिपुर, यहाँ पे लाई फडी बी, ये जो है लाई फडी बी मणिपुर से रिलेटेड एक टॉय है। फिर वेस्ट बंगाल में नटूग्राम हमारे पास डॉल्स है, तो याद रखना।
नटुन ग्राम डॉल्स वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। फिर तेलंगाना से हमारे पास है निर्मल टॉयज, राइट। सो TN मतलब तेलंगाना में गाड़ियों का नंबर TN से रहता है ना, तो ऐसा याद रख लेना, निर्मल टॉयज एसोसिएटेड है। फिर तमिलनाडु में तंजावुर गोलू डॉल्स है, तो तंजावुर आपने कई बार पढ़ाई है तमिलनाडु के अंदर, तो गोलू डॉल्स वहाँ से आती है। फिर है चोपू समन, चोपू समन ये अगेन तमिलनाडु से ही आता है। फिर है बिहार से कन्या पुत्री, ये टॉयज है अगेन। फिर है सिक्की वर्क, ये भी अगेन टॉयज की कैटेगरी है बिहार से। फिर आंध्र के अंदर हमारे पास है एटिको पक्का टॉयज और कोंडापल्ली टॉयज। तो आपको पता है तेलुगु के अंदर कोंडा मीन्स हिल, सो वहाँ से आप ये लगा सकते हो। और जितनी भी तेलुगु मूवीज़ होती है उसमें विलन का नाम ज़्यादातर कोंडा रेड्डी ही रहता है, सो वैसे भी आप याद रख सकते हो कोंडापल्ली आंध्रा। इटिको पक्का ये भी आंध्रा। फिर चलते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जगह जगह जाके ये जो होते हैं ना इलेक्शन के टाइम, उनको याद आते हैं कि ये टॉयज़ हैं या ये मार्कर्स है, तो ये सिंबल्स को यूज़ करो। तो चन्नापटना के बारे में भी जिक्र किया था उन्होंने। इसके अलावा किन्नल टॉयज़, तो के कर्नाटका के फॉर किन्नल ऐसा करके याद रख लेना। फिर है महाराष्ट्र, यहाँ पे है भातुकरी मिनिएचर्स किचन सेट, तो भातुकरी ये किचन सेट है। अगेन हम लोगों ने पंजाब में भी एक किचन सेट देखा था, नाम था हंडवाई। और सावंतवादी, ठीक है। सो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड टॉयज़ है। और फिर है गुजरात, ये है थिगडा डिंगिया टॉयज़, तो थिगडा डिंगिया, तो थोड़ा सा डांडिया से सिमिलर नाम लग रहा है, ये थिगडा डिंगला, ठीक है। सो ये गुजरात से टॉयज़ थे। तो ये टॉयज़ का पता होना चाहिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉयज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये कुछ BIS ने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं टॉयज़ से रिलेटेड, बट अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नेटी ग्रिटी डिटेल है ये। सो विद दैट आज के लिए मतलब अभी के लिए हम लोग यहीं एंड करेंगे, बाकी फिर 8.8 से शाम को शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई पूछना है, कोई एडिशन करना है, डाउट है, या इन जनरल कोई भी पॉइंट है आपके पास जो रेज करना आपको कर सकते हो।